अच्छा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम कहते हैं रेग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, दो टर्म्स हम यूज करते हैं, रेग्रेशन और कोरिलेशन का। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम रेग्रेशन को डिस्कस करेंगे और फिर जो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम कोरिलेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी कहानी सुन लो कि रेग्रेशन एनालिसिस बेसिकली है क्या चीज। इसमें हम स्टडी करते हैं इस चीज को कि रेग्रेशन एनालिसिस में या रेग्रेशन इक्वेशन में या रेग्रेशन लाइन में हमारे पास कम से कम दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि एटलीस्ट दो वेरिएबल्स होते हैं। उस दो वेरिएबल्स में हम ये चीज देखते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी एक बंदे की एक्सपेंडिचर्स है, expenditures of a person किस चीज पे डिपेंड करते हैं एक्सपेंडिचर्स? उसकी इनकम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल जो है वो इनकम है। अब इसमें आप देखो कि हमारे पास ये जो एक्सपेंडिचर्स है, किसी भी पर्सन के एक्सपेंडिचर्स वो डिपेंड करते हैं उसकी इनकम पे। जितनी इनकम होती है उतनी ही उसके हिसाब से ही हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कभी रेयर केसेस में आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन जो मेजॉरिटीज में होती है यही कि आपके आप जितने पैसे खर्च करते हो अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करते हो। ठीक है, तो रेग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम इस एक्सपेंडिचर्स को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनकम। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल डिपेंड कर रहा होता है दूसरे पे, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया। तो इस ये जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको बेसिकली हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये कितना डिपेंड कर रहा होता है अपने इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। दूसरी आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस चीज पे ऊपर? नंबर ऑफ स्टडी आवर्स पे। ठीक है, कि किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो तभी ज्यादा आ सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं जब वो स्टडी ज्यादा कर रहा हो। ठीक है, तो मार्क्स डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर? स्टडी आवर्स के ऊपर। तो मतलब इस तरह की काफी सारी और भी एग्जांपल्स हो सकती है कि रेग्रेशन एनालिसिस में हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, उन दो वेरिएबल में एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब वो कैसे देखते हैं तो उसके लिए ये हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। लिखा हुआ है रेग्रेशन एनालिसिस। An equation that enable us to estimate the value of one variable, और वो जो वन वेरिएबल है उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने कह दिया कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है।
जिसकी वैल्यू हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, के मतलब एक जिसकी वैल्यू हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं उसको हमने डिपेंडेंट वेरिएबल कह दिया, ठीक है। और जो दूसरा वेरिएबल है जिसकी बेस पे हम उसको स्टडी करते हैं उसको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा, ठीक हो गया। और इसके लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं, और वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं तो वो फर्दर अभी जाके आपके सामने आ जाएगी कि किस तरह की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि इट इन्वेस्टिगेट्स द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, कन्वेंशनली कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। वही बात है, जस्ट उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लेके आए हैं। ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल हर एक इक्वेशन में सिंगल होगा, ठीक है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ज्यादा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एक एग्जांपल ली स्टूडेंट के मार्क्स की। ये जो स्टूडेंट के मार्क्स है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो काफी, वो एक भी हो सकता है, जैसे हमने ये लिया है नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल हम इसके लिए इसके साथ जो दूसरा वेरिएबल हम इंडिपेंडेंट ले सकते हैं वो ये है कि टीचिंग मेथडोलॉजी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। टीचर टीचिंग मेथडोलॉजी ये दूसरा एक हमारा फैक्टर हो सकता है। और तीसरा भी हमारे पास एक इसमें हम ले सकते हैं, स्टडी एनवायरनमेंट ले सकते हैं कि स्टूडेंट को एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मतलब देखो वहां पे जो हमने बात की ना अभी इसमें कि इट इन्वेस्टिगेट्स द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल कन्वेंशनली कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम एस्टिमेट करना चाह रहे होते हैं ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस लाइन को अगर आप देखो तो लिखा हुआ है ऑन वन, यानी कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो एक भी हो सकता है, और मोर अदर वेरिएबल और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक वेरिएबल हो तो जैसे हमने ये वाली एग्जांपल ली है कि एक्सपेंडिचर्स जो है वो डिपेंड करते होते हैं किसी पर्सन के इनकम के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हम ये वाली एग्जांपल लें कि जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो डिपेंड करते हैं किस किस चीज के ऊपर, स्टडी आवर्स के ऊपर, टीचर टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर, टीचर कैसे पढ़ा रहा है। जो दूसरा है थर्ड भी हम एक फैक्टर ले सकते हैं, स्टडी एनवायरनमेंट, स्टूडेंट को स्टडी का एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मतलब इस तरह के सारे काफी सारे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसमें ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जो है वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यूज करें एक ही, तो उसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन, ठीक है। वो अभी आगे आ जाएगा। और ये अगर हम दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करें तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन, क्योंकि इसमें मल्टीपल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं। अच्छा it investigates the dependence of one variable conventionally called the dependent variable on one or more other variables called independent variable। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। and providing an equation to be used for estimating or predicting the average value of the dependent variable। और हम एस्टिमेट किस चीज को करना चाह रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेसिकली हम उसको स्टडी करना चाह रहे होते हैं।
फ्रॉम द नॉन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारे पास और किस चीज के किस बेस पे कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको स्टडी करते हैं। किस तरह करते हैं तो वो एग्जाम्पल में और न्यूमेरिकल में आपके सामने आ जाएगी अभी। अच्छा, वो तो ऊपर जो हमने दो डिफिनीशंस पढ़े उसमें हमने जस्ट ये बात की कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे, जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो बाकी है उसमें सारे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को हम एस्टिमेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो कैसे करेंगे, वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ये हमारे पास है सिंपल लीनियर रेग्रेशन का एक टॉपिक है इसी के अंदर। वो कह रहा है कि द सिंपल लीनियर रेग्रेशन इज ए मॉडल विद अ सिंगल रेग्रेसर एक्स, जिसको ऊपर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा था ना, उसको रेग्रेसर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके काफी सारे नाम्स है और भी। ये जो आपके पास दो वेरिएबल हम यूज करते हैं, पहले आप इस इक्वेशन को देखो। इक्वेशन के अंदर है y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स और प्लस एप्सिलॉन, या इसको एरर टर्म भी कहते हैं। इस इक्वेशन के अंदर एक ये आपके पास y यूज हुआ है। ये जो y होता है ना, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है लेफ्ट साइड पे, और इक्वल टू ये जो बीटा नॉट और बीटा वन होते हैं, ये दो कांस्टेंट होते हैं, दो अननोन होते हैं, जिसको हम जिसके लिए हम फार्मूलाज यूज करेंगे और उसको एस्टिमेट करेंगे। और ये जो आपके पास x है, तो ये आपके पास वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो ऊपर हम उसकी बात कर रहे थे। और दूसरा ये जो आपके पास एप्सिलॉन यूज हुआ है, ये एरर टर्म है। और ये क्या चीज है, तो उसको फर्दर फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे ये सिंपल लीनियर रेग्रेशन को देखते हैं कि ये क्या चीज है। वो कह रहा है सिंपल लीनियर रेग्रेशन, द सिंपल लीनियर रेग्रेशन इज ए मॉडल with a single regressor x that has a relationship with the response variable y, और वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल था y, उसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसकी जो शेप बनती है उसकी रिलेशनशिप की, वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। द सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल इज y is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा वन प्लस एप्सिलॉन। अब आप देखो कि सिंपल लीनियर रेग्रेशन में हमने ये बात की कि सिंपल लीनियर रेग्रेशन में हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ठीक है, अभी हम वो एरर टर्म को जो है वो इग्नोर कर लेते हैं, एक ये लिख देते हैं, एक दूसरा मॉडल लिखते हैं कि बीटा नॉट प्लस बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास दो मॉडल्स है, एक ये वाला मॉडल है जिसमें हमने लिखा है बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ऊपर के मॉडल में अगर आप देखो तो एक ही हमारा x यूज हुआ है, और ये जो x होता है इसको हम नाम देते हैं रेग्रेसर का या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो अगर आपके पास इस तरह का मॉडल हो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर रेग्रेशन। ठीक हो गया, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे हमने एक्सपेंडिचर और इनकम की एग्जांपल ली कि किसी पर्सन के लेट सपोज ये जो y है, ये लेट सपोज आपके एक्सपेंडिचर्स है, ये आपके एक्सपेंस है, और ये जो आप
आपका x है, ये लेट्स सपोज इनकम है, ठीक है। दो हमने वेरिएबल यूज किए हैं, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो x है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर किसी मॉडल के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ हो तो उसको हम नाम देते हैं सिंपल लीनियर रेग्रेशन का, ठीक हो गया। फिर हमने एक दूसरा मॉडल लिया है, ये y लेट सपोज स्टूडेंट के मार्क्स है, ठीक है, और ये y जिसको हमने डिपेंडेंट वेरिएबल कहा है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर। पहला हमने x1 लिया था स्टडी आवर्स, ठीक हो गया। स्टडी आवर्स, फिर दूसरा हमने इसमें फैक्टर लिया था टीचिंग मेथडोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था टीचिंग मेथडोलॉजी। और थर्ड हमने इसमें लिया था कि स्टडी इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी मॉडल के अंदर दो, कम से कम दो, मतलब ये आपका देखो x1 और ये x2, अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुए हो या दो से ज्यादा हुए हो तो उसको फिर हम नाम देते हैं मल्टीपल रेग्रेशन का। पहला आपके पास क्या था, ये सिंपल लीनियर रेग्रेशन था और ये आपके पास मल्टीपल रेग्रेशन है, ठीक है। स्टडी इन्वायरमेंट, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनती है इस टाइप की। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यूज गिवन होगी, इसी तरह आपके पास x की वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है। और ये जो बीटा 1 है और बीटा नॉट है इसके हम फार्मूलाज यूज करेंगे और इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप लोगों ने ये वाले फार्मूले यूज करने हैं कि बीटा नॉट जो है वो आपके पास बराबर होता है y बार माइनस बीटा 1 x बार के, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यूज गिवन होगी, उसका मीन निकालना है, x की भी वैल्यूज गिवन होगी, उसका मीन निकालना है, उन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। अब यहाँ पे जो चीज मिसिंग है वो है बीटा 1, तो बीटा 1 के लिए आप लोग ये वाला फार्मूला यूज करोगे। बीटा 1 आपके पास बराबर होगा n और उसके बाद समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y और डिवाइड बाई n समेशन x का स्क्वायर और माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप देखो कि y जो है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन होगी, x की भी आपको वैल्यूज गिवन होंगी। अब मॉडल के अंदर जो चीजें हमें मिसिंग लग रही थी कि जिसकी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी, वो एक तो बीटा नॉट था और एक बीटा 1 था। सबसे पहले आप लोग बीटा 1 को कैलकुलेट करोगे क्योंकि बीटा नॉट के अंदर भी बीटा 1 की वैल्यू यूज हो रही है। तो बीटा 1 को आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, ये वाला फार्मूला लगा के, ठीक है। ये फार्मूला क्या चीज है, एन आपके पास सैंपल साइज है जो कि x और y की वैल्यूज दोनों बराबर होंगी, ठीक है। मतलब अगर लेट सपोज y के अंदर आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन है
तो x के अंदर भी आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन होंगे। अगर y आपके पास 10 है तो इट मीन्स के x भी आपके पास 10 है। ठीक है, तो n आपके पास 10 होगा। x और y को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका समेशन लेना है, फिर उसके बाद जो x का कॉलम है उसका सम करना है, y के कॉलम का सम करना है, और इसके जो आंसर्स आएंगे समेशन के उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नीचे डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर लेना है हर एक वैल्यू का, और लास्ट पे उसको सम करना है। ठीक है, और यहाँ पे समेशन x को सम करना है, और सम करने के बाद उसका स्क्वायर लेना है। वो सारा कैलकुलेशन के प्रोसेस में आ जाएगा जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे। ठीक है, और फिर जब आपके पास बीटा 1 कैलकुलेट होगा तो आप लोग बीटा नॉट निकाल सकते हो। कैसे? y बार निकाल के। y की ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है, सिंपल y का मीन फाइंड करोगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे लगाओगे, माइनस जो यहाँ से आपके पास बीटा 1 का आंसर आया है वो यहाँ पे पुट करोगे, और x बार निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके y बार में से माइनस करना है। ठीक है, ये देख लेते हैं इसको। अच्छा, तो ये आपके पास था सिंपल लीनियर रेग्रेशन कि y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x और प्लस एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन लगा हुआ है ना, जो एरर टर्म है, ये जब हम वो ग्राफ ड्रा करते हैं रेग्रेशन लाइन का, तो रेग्रेशन लाइन के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर नहीं आते, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती है। जैसे सिंपल अल्फाज में ये कह लो कि आप लोग एक तो मीन निकाल रहे होते हैं और एक वेरिएंस निकाल रहे होते हैं किसी भी डेटा का। वेरिएंस का मतलब होता है कि डेटा के अंदर कोई ना कोई वेरिएशन है, कोई ना कोई मिस्टेक्स है। ठीक है, तो ये जो आपके पास एरर टर्म है, इसका मतलब होता है कि जब आप लोग वो रेग्रेशन लाइन ड्रा करते हो ना, तो जितने सारे पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स रेग्रेशन लाइन के ऊपर नहीं आते। जैसे मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ इधर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लाइन है और ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमने इसके ऊपर पॉइंट्स लगा दिए एक्स और वाई के अगेंस्ट। तो आप देखो कि कुछ पॉइंट्स जो है वो लाइन के ऊपर है, जो कि ये 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो लाइन के आगे पीछे आ रहे हैं, ऊपर नीचे। तो ये जो आगे पीछे इसके आ रहे हैं सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट सारे हम इसको कहते हैं कि ये आते हैं किस चीज के अंडर, इधर एरर टर्म के अंदर। और इस एरर टर्म का भी फिर अपना फार्मूला है, वो फर्दर जाके जब हम स्टैंडर्ड एरर की तरफ जाएंगे तो ये चीज कैलकुलेट करेंगे वहां पे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर ये जितने पॉइंट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये ऊपर, ये वाला नीचे, ये नीचे, ये अगर ये वाले सारे पॉइंट एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर आ जाए तो फिर ये एरर टर्म हमारा जीरो होता है। ठीक है, और जब ये जीरो होता है तो इसको हम स्किप कर देते हैं और मॉडल हमारे पास बच जाता है y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। तो जब इसके ऊपर आप लोग वो लीस्ट स्क्वायर अप्लाई करते हो तो ये एरर टर्म खत्म हो जाता है, वो फिर अभी कैलकुलेशन में कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो बीटा नॉट है और बीटा 1 है, ये है क्या चीज है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि वेयर द इंटरसेप्ट बीटा नॉट एंड द स्लोप बीटा 1 आर अननोन। इट मीन्स के बीटा नॉट हमारा जो है वो इंटरसेप्ट होता है और बीटा 1 जो है वो स्लोप होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है, ये देखो यहाँ पे तकरीबन 32 से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है। वाई एक्सिस पे जहां से हमारे पास लाइन स्टार्ट होती है वो हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट होता है बीटा नॉट, जिसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे अभी एग्जांपल के अंदर। तो इसको कहते हैं हम इंटरसेप्ट। और ये लाइन देखो ना, लाइन की जो वेरिएशन है वो पूरी तरह कांस्टेंट है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो इट मींस कि इसका जो हर एक पॉइंट पे स्लोप होता है वो
इक्वल होता है, बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। तो बीटा वन हमारे पास क्या चीज है, बीटा वन को हम नाम देते हैं स्लोप का, ये जो आपके पास है बीटा वन, और ये आपके पास जो बीटा नॉट है इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये दो अननोन होते हैं, और इस अननोन के लिए हम यही दो फार्मूले यूज करके तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, और अननोन कांस्टेंट एंड जो एप्सिलॉन है इज अ रैंडम एरर कंपोनेंट, और इसको हम एरर कंपोनेंट कहते हैं, या सिंपल इसको हम एरर कह देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि वाई हमारे पास ये रेग्रेसेंट है। ठीक है, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इसको रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, इसको रेग्रेसेंट भी कहते हैं। ये लास्ट पे टी नहीं है, डी लिखो इसको, फिर जब आप लोग नोट्स में लिखोगे ना अपने, तो इसको रेग्रेसेंट लिखो। ये वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बीटा नॉट जो है उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। जो बीटा वन है इसको हम कहते हैं स्लोप। जो एक्स होता है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जो ये एप्सिलॉन होता है इसको हम कहते हैं एरर टर्म, या इसको हम नाम देते हैं रेजिडुअल्स का। ठीक है, रेजिडुअल। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और सबसे जो बेसिक चीज है वो आपके पास ये वाली मॉडल है, ये वाला मॉडल है। ठीक है, ये मॉडल आपको याद होना चाहिए। रेग्रेशन लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेग्रेशन लाइन भी कहते हैं, इसको हम रेग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं, इसको हम लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन भी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम सिंपली रेग्रेशन भी कहते हैं। सारे नाम से आपके पास एग्जांपल के अंदर जो भी नाम आया इस तरह का, इट मींस कि आप लोगों ने ये रेग्रेशन लाइन फिट करनी होगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखो, इसको हम रेग्रेशन लाइन भी कहते हैं, इसको हम रेग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं, इसको हम लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट लाइन भी कहते हैं, इसको हम लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन भी कहते हैं। ये सारे नाम है इसके। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आती है। एग्जांपल में है कि कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फॉर द गिवन डाटा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल के अंदर कि कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन। जब आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट आती है ना, उसका मतलब यही होता है कि आपने ये जो आपके पास रेग्रेशन इक्वेशन है ये आप लोगों ने लाइन फिट करनी होगी। किस तरह फिट करनी है, ऑफ वाई ऑन एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफ वाई ऑन एक्स। जब ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि वाई जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि वाई ऑन एक्स है। अगर इसको हम ऐसे लिख के एक्स ऑन वाई, तो फिर x जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसको भी समझो जरा। लिखा हुआ है कि y जो है डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, y ऑन x। ठीक है, और दूसरा, लेट सपोज आपके पास है, इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह कि x ऑन y, अगर मैं लिखूँ इसको, तो फिर यहाँ पे ये माइक ऑफ कर दो। अच्छा, यहाँ पे आप देखो y ऑन x। y ऑन x का मतलब होता है कि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर इस तरह आ जाए कि x ऑन y, तो इट मींस कि x डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर, y के ऊपर। तो फिर यहाँ पे आपका x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो फिर आपके पास जहां जहां पे अगर y ऑन x है तो उसके लिए तो आपने ये वाले दो फार्मूलाज यूज करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास
x ऑन y हो तो फिर जहां जहां पे y होगा वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां पे x है वो y में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब x y की प्लेसेस चेंज हो जाएगी जस्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो हमारे पास एग्जांपल है कि कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x for the given data. What is the regression coefficient and what does it means? क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में तो हमने रेग्रेशन लाइन फिट करनी है, रेग्रेशन इक्वेशन लगानी है, और दूसरे में वो कह रहा है कि व्हाट इज द रेग्रेशन कोएफिशिएंट। रेग्रेशन कोएफिशिएंट किस चीज को कहते हैं एंड व्हाट डज इट मीन, और इसका मतलब क्या है। ठीक हो गया। तो हम आते हैं यहाँ पे। डेटा आपके सामने है कि x की वैल्यूज हमें गिवन है, वो है 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16 और 17। इसी तरह जो हमारे पास y है उसकी भी हमें वैल्यू गिवन है, वो है 16, 19, 23, 28, 36, 41, 44, 45 एंड 50। ठीक हो गया। अब आप देखो कि आपके पास दो वेरिएबल्स है। कौन कौन से है? एक हमारे पास x वेरिएबल है और दूसरा आपके पास जो है वो y वेरिएबल है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो रेग्रेशन इक्वेशन थी हमारे पास, हमने इस रेग्रेशन इक्वेशन को y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, ये जो था इसको हमने देखना है और इसको रिग्रेशन लाइन को हमने फिट करना है इस डेटा के ऊपर। अब इस मॉडल के अंदर जो y है, y की वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और x की वैल्यू भी गिवन है। जो बीटा नॉट है और जो बीटा 1 है ये दो अननोन है, इसके लिए हम ये दो फार्मूलाज यूज करेंगे और बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे बीटा 1 को। किस तरह कैलकुलेट करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले के अंदर जो हमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी हम वो वाले कॉलम्स बनाएंगे सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन में देखो, द नेसेसरी कैलकुलेशन फॉर बीटा नॉट एंड बीटा 1 आर एज फॉलोज। ये आपके पास दो फार्मूलाज है। बीटा नॉट का फार्मूला है y बार माइनस बीटा 1 x बार, और बीटा 1 का फार्मूला है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाई n समेशन एक्स का स्क्वायर और समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे कि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बीटा 1 को सबसे पहले। ठीक है। जब हम बीटा 1 को कैलकुलेट करेंगे तो हम सबसे पहले फार्मूला को देखेंगे कि फार्मूले के अंदर हमें कौन कौन से कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। उसके मुताबिक हम अपने जो बाकी के कैलकुलेशन के प्रोसेस है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक्स कॉलम बनाओ और वाई का कॉलम बनाओ। ये दो वैल्यूज जो है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर गिवन होंगे। ये तो आपके दो कॉलम्स बन गए। अब बीटा 1 के अंदर हमें चाहिए एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दोनों की जो वैल्यूज है इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करो दोनों की। तो वो कैसे करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ। तो ये आपके पास पूरा कॉलम बन जाएगा लास्ट वैल्यूज तक। ठीक है, जितनी वैल्यूज होंगी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो। फिर दोबारा हम जाते हैं फार्मूले की तरफ। तो ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन की, ये आपके पास ये वाला पार्ट आ गया। लास्ट पे हम इस कॉलम का सम करके तो इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे आते हैं इस टर्म की तरफ, लिखा हुआ है समेशन एक्स और समेशन वाई। इट मीन्स कि ये जो आपके पास x का कॉलम है ये सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो समेशन x का आंसर आ जाएगा।
इसी तरह जो y की वैल्यूज है इन सारे कॉलम को सॉरी इस पूरे कॉलम को आप लोगों ने प्लस करना है तो समेशन y की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो इसका सम आएगा और जो इसका सम आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है n समेशन x स्क्वायर, यानी कि जो x है x की हर एक वैल्यू का स्क्वायर लो। तो एक कॉलम हमने बनाया x स्क्वायर का, इट मीन्स हमने 5 का स्क्वायर लिया, हमने 6 का स्क्वायर लिया, हमने 8 का स्क्वायर लिया, हमने 10 का स्क्वायर लिया, जितनी वैल्यूज थी हमारे पास x के अंदर उन सब का स्क्वायर लेके तो लास्ट पे हम इसका सम करेंगे। ठीक है, सम जब करेंगे तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इसको n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो आपके पास लास्ट कॉलम है जो आपके पास लास्ट कॉलम है तो लास्ट कॉलम में लास्ट टर्म में समेशन x का होल स्क्वायर है। तो ये आपके पास x के कॉलम का जो सम आया था उसका हमने स्क्वायर लेना है और ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें और बीटा 1 का आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह का। ये देखो, ये आपके पास समेशन x का आंसर आया 102, ये आपके पास समेशन y का आंसर आ गया 302, ये आपके पास कॉलम था एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन का तो आपके पास ये समेशन एक्स वाई का आंसर आ गया 3853 और ये आपके पास एक्स स्क्वायर था तो समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया आपके पास 1308। ये सारी वैल्यूज उठा के तो यहाँ पे आपने पुट करनी है बीटा 1 के अंदर। एन आपके पास कितना है तो एन आपके पास ये आपने एन को इस तरह लेना है, ये जो आपके पास पेयर्स होते हैं ना एक्स वाई की ये 1 कंसिडर होगा, यानी कि x के अंदर कौन सी कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो n आपके पास 9 होगा। ठीक है, ये दोनों जो पेयर्स होते हैं एक्स वाई के ये एक वैल्यू कंसिडर होनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इट मीन्स के n हमारे पास 9 है। ठीक हो गया, ये n को हमने 9 पुट कर दिया, समीशन एक्स वाई उसका आंसर आपके पास ये था 3853, वो वैल्यू पुट की माइनस लगा दिया। समीशन एक्स आपके पास 102 के बराबर था, समीशन वाई आपके पास 302 के बराबर था। इसी तरह समीशन एक्स का जो स्क्वायर था वो 1308 के बराबर था और माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर तो 102 का होल स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो बीटा 1 का आंसर आया है वो आ गया 2.831। ठीक है, यानी कि जो आपका स्लोप था, स्लोप का आंसर आ गया, बीटा 1 का आंसर आ गया आपके पास 2.831। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा अननोन था वो हमारा है बीटा 1। तो बीटा 1 का जो हमने फार्मूला यूज करना है वो ये वाला करना है। ठीक है, और इसके अंदर एक तो हमने y का मीन फाइंड करना है, एक हमने x का मीन फाइंड करना है और बीटा 1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखो नाउ x बार, सबसे पहले हमने x बार निकाला, उसका आंसर आ गया 11.33। उसके बाद हमारे पास आ गया y बार और y बार का आपके पास ये 302 डिवाइड बाई 9, इसका आंसर आ गया 33.55। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के बीटा नॉट के अंदर पुट कर देते हैं। ये हमारा बीटा नॉट का फार्मूला था y बार माइनस बीटा 1 x बार। ये y बार का आंसर है, बीटा 1 हमारे पास ऊपर की वैल्यू आ गई है 2.831, x बार आपके पास आ गया है 11.33। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बीटा नॉट का जो आंसर आ गया वो है 1.47। ठीक है, तो अब बीटा 1 और बीटा नॉट की वैल्यूज उठा के
यहाँ पे पुट कर देते हैं इस मॉडल के अंदर, ये जो हमारा मॉडल था, ठीक है। तो जब हमने बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू निकाली, और फिर जब हम बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू लिखते हैं ना, तो फिर हम इस मॉडल को ऐसे लिखते हैं y एक मिनट में पहले इसका साइन देख लूं कि y और y कैप इज इक्वल टू, बीटा नॉट का आंसर आपके पास आ गया है 1.47, और प्लस बीटा वन का आंसर आ गया है 2.831, और x। अब आप देखो ये आपके पास ओरिजिनल मॉडल था, इस मॉडल के अंदर हमने बीटा नॉट की वैल्यू निकाली, बीटा वन की वैल्यू निकाली। तो जब हम इसकी वैल्यूज इस मॉडल के अंदर पुट करेंगे तो इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड रेग्रेशन। अब ठीक है, एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन, तो फिर इसको हम डिनोट करते हैं वाई कैप के साथ। ये इसके ऊपर देखो हमने एक हेड सा डाला हुआ है। अब इट मींस कि ये हमारे पास एक एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन है। अब ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये जो 1.47 है ये आपका इंटरसेप्ट है, यानी कि जब आप लोग ग्राफ्स ड्रा करते हो तो लाइन स्टार्ट कहाँ से होनी है, तो वो आपके पास स्टार्ट होनी है 1.47 से। दोबारा मैं वो शेप की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे देखो कि आपके पास ये तो दूसरी वैल्यूज है 1 2 3 4 7। जब आप ये वैल्यूज यूज करोगे ना जो इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ये देखो इसकी वैल्यूज कौन कौन सी है। ये आपके पास x की वैल्यूज है 5 6 8 10 12 13 15 16 17, और ये आपके पास y की वैल्यूज है 16 19। तो आपका जो लाइन है, हमारी लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारी लाइन ये आप लोग यहाँ से 0 लोगे, ठीक है। 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 25 30 35 40, इस तरह की। और जो x की वैल्यूज है तो उसमें भी आप लोग उसी तरह के वैल्यूज लें, 2 4 6 8 10 12 और 14 16। और वैल्यूज को देख के उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू को हमने देखना होता है और उस हिसाब से हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। x में जो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है वो है 17, और y के अंदर आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है 50। तो आप x की डिस्ट्रीब्यूशन 3 3 की बनाओ, 3 6 9, फिर उसके बाद 12, फिर 15, फिर 18। और y के लिए आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ 10 10 की, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50। तो ये जो आपके पास ये बना हुआ है, x एक्सिस पे आप लोग ये फर्स्ट वैल्यू लोगे 3, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 12, फिर 15 और फिर 18, ठीक है। और यहाँ पे y एक्सिस पे आप लोग वैल्यूज लोगे कौन कौन सी, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। तो सबसे पहले आप लोग ये वैल्यूज इसके ऊपर पुट करोगे, ये जो ओरिजिनल वैल्यूज है इसको देखोगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने लाइन फिट की और आपके पास ये शेप आ गई, ये वाली शेप आ गई हमारे पास, y हैट इज इक्वल टू 1.47 प्लस 2.831x, ठीक है। जब आपके पास ये वाली शेप आ गई तो अब आप लोगों ने क्या करना है, खैर सबसे पहले एक मिनट इसको ज़रा और एग्रेशन इसका सेकंड पार्ट करते हैं, फिर इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब लिखा हुआ है द एस्टिमेटेड रेग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा वन इज इक्वल टू 2.831। जो क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट था ना उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द रेग्रेशन कोएफिशिएंट एंड व्हाट डज इट मीन। तो रेग्रेशन कोएफिशिएंट जो आपका बीटा वन होता है जिसको हमने स्लोप कहा था,
यही हमारा रेग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, लिखा हुआ है द एस्टिमेटेड रेग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा 1 इज इक्वल टू 2.831। और अब इसका मतलब क्या है, which predicts that the value of y increase by 2.831 units for a unit increase in x। अब इसका क्या मतलब है, देखो वो कह रहा है कि क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि कोएफिशिएंट, रेग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, तो ये जो आपके पास बीटा 1 होता है ना, इसको हम रेग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 2.831। अब इस 2.831 का क्या मतलब है इस मॉडल के अंदर, तो इस मॉडल के अंदर इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स के एक यूनिट चेंज होने से वाई के ऊपर इतने नंबर का फर्क पड़ेगा, यानी कि ये एक्स के एक यूनिट इंक्रीज होने से वाई के अंदर इतनी वैल्यूज की इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 1। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास इन दोनों को प्लस करें, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 1, फिर उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 0, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा 13, फिर उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये फिर आप लोग खैर इसको प्लस कर देना, जो भी इसका आंसर आता है। फिर लेट सपोज x की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल x की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो जब हम 2 पुट करेंगे तो इट मींस कि इस वैल्यू का डबल हो जाएगा ये। ठीक है, फिर जब हम इसके अंदर 3 पुट करेंगे तो इट मींस कि ये इस वैल्यू का ट्रिपल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस x के एक यूनिट चेंज होने से, यानी कि एक यूनिट इंक्रीज होने से y के अंदर इतनी की वेरिएशन आएगी, इतनी यूनिट की, और इट मींस कि ये हर एक में कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है। जब आप एक यूनिट चेंज करोगे, डबल करोगे, तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर इसको आप 3 करोगे, ट्रिपल करोगे, तो ये वैल्यू ट्रिपल हो जाएगी। अगर इसको आप 4 करोगे तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। दूसरे यहाँ से हमें ये अंदाजा हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और हो सकता है कि आप लोग का जो प्रोजेक्ट वगैरह हो उसमें भी ये रेग्रेशन यूज हुआ हो, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से समझे। आप देखो कि ये जो हमारा मॉडल था ये वाला ठीक है, इसको हमने एस्टिमेट किया और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया वाई हैट की फॉर्म में, एस्टिमेटेड लाइन। अब इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू निकाली और उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन फिट हो गई। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो आपके पास मॉडल है ना, ये वाला, इसको हम प्रिडिक्शन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इसी को यूज करके हम कोई और नई वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू गिवन है x की 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 13, 15, 16, 17। आपके पास वैल्यू आ गई है 17 तक। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो 17 तक की इंफॉर्मेशन है। अब लेट सपोज आप फाइंड करना चाह रहे हो फॉर x इज इक्वल टू 20। अब 20 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन के अंदर नहीं है मेंशन, लेकिन वो भी आपको रिक्वायर्ड है, और आप ये देखना चाह रहे हो कि अगर x की वैल्यू को मैं 20 पुट करूं तो हमारे पास जो y है उसका आंसर क्या आएगा। तो आप इजीली उसको, ये जो आपके पास एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन आई है, इसके अंदर आप 20 पुट करो, तो आपके पास नेक्स्ट जो फ्यूचर की वैल्यू है उसका भी आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम अक्सर सुनते होते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है,
और लेट्स सपोज 2.5% के हिसाब से वो पर ईयर वो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर इस तरीके से और इस हिसाब से चलता गया तो आज से 10 साल बाद यानी कि 2030 में हमारी पॉपुलेशन इतनी होगी। इट मीन्स कि 2030 अभी आया नहीं है लेकिन हमने वो वाली वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर ली। ठीक है, पहले से हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया कि इस रेट से अगर ये चीज इस तरह की चलती गई तो हमारे पास 10 साल बाद ये सिचुएशन होगी। तो ये जो आपके पास रेग्रेशन लाइन है इसको आप काफी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। आप फ्यूचर की वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट वगैरह है उसमें भी ये सारी चीजें आप लोगों ने यूज करनी होगी। अच्छा जी। तो वो कह रहा है कि द एस्टिमेटेड रेग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा 1 इज इक्वल टू 2.831 which indicates that the value of y increase, यानी कि y में कितना चेंज आएगा कि y increase by 2.3831 यूनिट फॉर a यूनिट इंक्रीज इन x, कि x में अगर आप एक यूनिट की इंक्रीमेंट करते हो तो y के अंदर इतने यूनिट की का चेंज आएगा। ठीक है, अगर x को 1 रखोगे तो ये यूनिट चेंज होगा, अगर x को 2 करोगे तो इसका डबल हो जाएगा, अगर x को 3 करोगे तो इसका ट्रिपल हो जाएगा। ये चीज मतलब जो आपका स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा, तो लाइन आपकी जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे ये वाली लाइन बनी है। ठीक है, अब ये लाइन आपके पास स्ट्रेट बनी है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक हो गया, और ये वैल्यू, और ये ऐसे भी हो सकता है कि ये लाइन आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, यानी कि डिपेंड करता है कि आपका इंटरसेप्ट जो है या जो एक्स और वाई का रिलेशनशिप है आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है। ये यहाँ पे देखो कि आपके पास ये जो ये हमारे पास एक डेटा था, इसको भी जरा चेक कर ले आप लोग, बात और आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, इसमें हमें दो वैल्यूज गिवन है, एक एक्स है और एक वाई है। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक हो गया, तो एक वैल्यू आपके पास है 2 3 3 3 4 4 5 5 5 और 6, ये आपके पास x की वैल्यूज है और ये आपके पास y की वैल्यूज है। 28 24 26 30 33 23 24 23 20। सबसे पहले हमने इसका ग्राफ ड्रा किया, इसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं, या वैसे आप सिंपली इसको फिलहाल ग्राफ तक ही रखो। तो ये जो आपके पास लाइन होती है ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ये वाई एक्सिस की लाइन है। ये आपके पास एक्स और वाई के पॉइंट्स है। ठीक है, ये एक्स और वाई के पॉइंट्स हमने इस ग्राफ के ऊपर मेंशन कर दिए। अब आप देखो कि ये पॉइंट्स की जो शेप है ना ये ऊपर से नीचे की तरफ है, तो इट मीन्स कि एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी कि एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरे चीज वो डिक्रीज हो रही है। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करते हैं कि ये तो आपके पास ओरिजिनल डेटा है और ये हमने ओरिजिनल डेटा का ग्राफ या रिलेशनशिप शो किया है इसके ऊपर। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज आया ऐसे करते हैं, इसके ऊपर रेग्रेशन लाइन फिट करते हैं। जब इसी डेटा के ऊपर हम रेग्रेशन लाइन फिट करते हैं तो इसमें ये जो वेरिएशन है ना ये आगे पीछे, ये देखो ये पॉइंट एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये इसके जो अंदर वेरिएशन है ये वेरिएशन को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। किसके जरिए कम करते हैं? वो लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन जो अभी हमने वर्ड यूज किया था, जो हमने बीटा नॉट और बीटा वन के फार्मूलाज लिखे थे, वो असल में बेसिकली हमने एस्टिमेट किए हैं बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। उसकी हमें ज़रूरत नहीं कि वो पूरा प्रोसेस हम पढ़े, लेकिन जस्ट हमें सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज एस्टिमेट करते हैं तो डेटा के अंदर जो वेरिएशन होती है उसको हम मिनिमाइज करते हैं। ठीक हो गया, कम कर देते हैं।
कैसे कम करते हैं, तो ये सोल्यूशन में देखो, ये पूरा सारा सोल्यूशन इसका आ गया, बीटा नॉट बीटा वन की वैल्यूज आ गई। ये आपके पास बीटा वन का आंसर आ गया -2.05। तो ये देखो, जब आपके पास शेप इस तरह की बनेगी ना कि लाइन आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो बीटा वन आपका माइनस में आएगा। खैर उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फार्मूला लगा के उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करो, तो जो बीटा वन का अगर आंसर आपके पास पॉजिटिव में आ गया तो लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर आपके पास बीटा वन का आंसर माइनस में आ गया तो वैल्यूज जो है वो आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। अच्छा, और ये जो है ये आपके पास बीटा नॉट का आंसर आ गया, तो इसको आप लोगों ने कहा था कि ये इंटरसेप्ट है, इसको हमने कहा था बीटा वन को कि ये हमारे पास स्लोप है। ठीक है, तो इसको अब हम पुट कर देते हैं इसके ऊपर कि ये देखो, ये आपके पास एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन आ गई। इसने बीटा वन को पहले लिखा है, बीटा नॉट को बाद में लिखा है, दोनों प्लस की फॉर्म में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको जो है इसको पहले लिखो और इसको बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चीजें आपके पास वही रहेगी। बेशक ये जो आपके पास बीटा वन एक्स है इसको पहले लिख दो और इस वाले को बाद में लिख दो बीटा नॉट को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो इसको, इसने ऐसे करके लिखा है। तो आपके पास ये जो रेग्रेशन लाइन बनी है वो ऐसे बनी है कि वाई हैट इज इक्वल टू -2.05x प्लस 32.83। अब आप देखो कि यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन ऐसे किया कि x के एक यूनिट इंक्रीज होने से y में इतनी यूनिट का इंक्रीमेंट होता है। अब आप देखो कि यहाँ पे आपके पास जो बीटा वन है उसका आंसर माइनस में आया है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि x के एक यूनिट चेंज होने से y में इतनी वैल्यूज डिक्रीज होगी, इतने यूनिट उसमें कम होंगे, क्योंकि ये आंसर माइनस में है। इसको जब x को 1 करेंगे तो ये -2.0 आएगा, x को जब 2 करेंगे तो ये -4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। x को 3 करेंगे तो वो उसका ट्रिपल हो जाएगा, इट मीन्स के वैल्यू डाउन चली जाएगी। तो इसको फिर हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि x के एक यूनिट इंक्रीज होने से y में इतनी वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? तो ये आपके पॉइंट्स आ गए, और ये पॉइंट्स कैसे आते हैं? ये वाले ये पॉइंट्स फिर ऐसे आते हैं, देखो कि ये आपके पास है y हैट, और यहाँ पे मैं जस्ट x की दो तीन वैल्यूज लिख देता हूँ कि x हमारे पास था, x की वैल्यूज थी लेट सपोज 5, 6, 7 और 10 फॉर एग्जांपल, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल था, ये हमारा मॉडल ऐसे आ गया x। तो हम क्या करते हैं कि y हैट वन की वैल्यू कैसे आएगी? कंट्रोल सी, देखो ये तो आपके पास यहाँ तक मॉडल फिट हो गया। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम y हैट वन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो y हैट वन की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस x की जगह पे हम क्या करेंगे? पहले 5 पुट करेंगे, तो यहाँ से एक आंसर आ जाएगा y वन का, यानी कि पहले हम x की जो वैल्यूज है ना उसमें पहले हमने 5 पुट कर दिया, तो y वन हेड का आंसर आ गया आपके पास। फिर हमने क्या किया? x की जगह पे 6 पुट कर दिया, जब हम x की जगह पे 6 पुट करेंगे तो y हेड 2 का आंसर आ जाएगा, वो फिर आप लोग बाद में कैलकुलेट कर लेना, एक कॉलम आपका बन जाएगा। अच्छा, फिर लेट सपोज x की जगह पे हम 7 पुट करते हैं, तो जब हम 7 पुट करेंगे तो y हेड 3 का आंसर आएगा। फिर उसके बाद y10 को पुट करेंगे, तो x को पुट करेंगे तो ये आपके पास y हेड 4 का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से एक पूरा आपके पास कॉलम बनेगा। ठीक है, खैर उसको अभी फिलहाल बनाने की ज़रूरत नहीं, आपका क्वेश्चन यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया।
कि हमने क्वेश्चन के अंदर क्या किया क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यूज गिवन थी, कौन कौन सी, एक एक्स की वैल्यू गिवन थी और एक वाई की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया कि इसमें आप लोगों ने एक बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू फाइंड की, और बीटा वन बीटा नॉट फाइंड करने के बाद आपने उसको जो आपका ओरिजिनल मॉडल था उसके अंदर बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू पुट की, तो ये आपके पास एक रेग्रेशन लाइन आ गई। ठीक है, जिसको हम एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन बोलते हैं। फिर उसके अंदर ये जो है 1.47 ये हमारा स्लोप होता है, और ये हमारा रेग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, या इसको सॉरी ये आपका इंटरसेप्ट होता है, और ये जो 2.831 है इसको हम स्लोप कहते हैं, या इसको आप लोग रेग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हो। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि x के एक यूनिट इंक्रीज होने से y में इतनी की वेरिएशन आती है, या इतने यूनिट इंक्रीज होते हैं। इसको आप लोगों ने इसी तरह एक्सप्लेन करना है जी, जो आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नोट के अंदर लिखा है कि व्हेन पॉपुलेशन डाटा इज यूज्ड देन वी यूज बीटा नॉट एंड बीटा वन एज बीटा नॉट इज इक्वल टू दिस एंड बीटा वन इज इक्वल टू दिस। और उसके बाद बट इफ सैंपल डाटा इज यूज्ड देन वी यूज ए एंड बी, ये स्मॉल बी है, ऑन द प्लेस ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन रेस्पेक्टिवली। फार्मूला देखो कि जब आपके पास पॉपुलेशन डाटा हो तो हम बीटा नॉट और बीटा वन यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके पास सैंपल डाटा हो तो फिर हम बीटा नॉट की जगह पे अल्फा यूज करते हैं या ए यूज करते हैं। ठीक है, और जो बीटा वन है उसकी जगह पे बी यूज करते हैं। मतलब सेम वही फार्मूले हैं, जस्ट हमने नोटेशन चेंज किए, जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ पॉपुलेशन डाटा एंड सैंपल डाटा। कि अगर आपके पास सैंपल डाटा हो, चूंकि हमने इसमें वैल्यूज एस्टिमेट करने होते हैं, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास सैंपल डाटा होता है। ठीक हो गया। तो अगर सैंपल डाटा हो तो बीटा नॉट की जगह पे हम लेते हैं ए, स्मॉल ए, और बीटा वन की जगह पे हम लेते हैं स्मॉल बी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर यूज़ करनी है, और फार्मूले सारे कैलकुलेशन वही सेम है, जस्ट नोटेशन चेंज हो गए। ठीक है, अच्छा। अब जैसे हमने पहले बात की तो वो कह रहा है कि y ऑन x, अगर y ऑन x हो तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास x ऑन y हो लिखा हो तो फिर x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फिर फार्मूले इस हिसाब से चेंज होंगे कि जहाँ जहाँ पे x है उसको y आपने करना है, और जहाँ पे y है उसको x करना है। इसको फिर बाद में आप लोग देख लेना फार्मूले को। एक्स ऑन वाई का फार्मूला बीटा नॉट के लिए ये बनेगा, बीटा वन के लिए ये बनेगा। ठीक है, और वाई ऑन एक्स का तो सिंपल वही फार्मूला है जो अभी हमने यूज किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है असाइनमेंट क्वेश्चन। इसमें लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग the length of the spring under different loads was measured as follows। स्प्रिंग है, स्प्रिंग की हमने स्टिफनेस देखनी है, और उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसने लिया है और इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे हमने इंटरचेंज किए हैं, उसमें एक्स ऑन वाई भी लिया है और वाई ऑन एक्स भी लिया है। कि एक्स जो है वो शो कर रहा है लोड्स को, ठीक है, और वाई शो कर रहा है लेंथ को। एक्स लोड जो है वो 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10, 12, 15, 20, 22, 28, और वाई लेंथ जो है वो 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, 20, 22 और 27। ठीक हो गया। ये आपके पास दो एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, और लिखा हुआ है
कि फाइंड द रेग्रेशन इक्वेशन अप्रोप्रिएट फॉर प्रिडिक्टिंग। रेग्रेशन इक्वेशन फिट करें किसके लिए? द लेंथ गिवन द वेट ऑन स्प्रिंग। लेंथ को हमने y कहा था और स्प्रिंग को हमने x कहा था, तो इट मीन्स के द लेंथ गिवन द वेट ऑन स्प्रिंग, कि आप लोग रिग्रेशन लाइन फिट करो फॉर y ऑन x, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। ठीक है, y ऑन x के लिए वही सेम फार्मूलाज आप लोगों ने यूज करने हैं। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बीटा नॉट बीटा वन की वैल्यूज निकालोगे, वैल्यूज निकालने के बाद उसको मॉडल के अंदर फिट करने हैं। ठीक है, दूसरा द वेट गिवन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब दूसरे पार्ट में आपने x को जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है वेट्स को, और जो लेंथ है उसको आप लोगों ने लेना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया, तो ये आपका मॉडल बनेगा x ऑन y। तो ये मॉडल आपका कैसे बनेगा, देखो ऊपर का ये वाला जो मॉडल है ये y ऑन x है, इसको मैं दोबारा उसी तरह लिख देता हूँ, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन। और अगर हम, ये आपका मॉडल है y ऑन x, y ऑन x। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x ऑन y। तो x ऑन y का मॉडल बनेगा फिर x इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन, और फिर यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, दोनों मॉडल को चेक करो। पहले में है y ऑन x, तो y ऑन x का मतलब है कि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि लेफ्ट साइड पे आएगा, और x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और दूसरे मॉडल को देखो लिखा हुआ है x ऑन y, तो इट मीन्स के x जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको हमने लेफ्ट साइड पे रखा। देन x इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन y। ठीक है, तो ये दो मॉडल्स आप लोगों ने इस डाटा के ऊपर फिट करने, जो कि आपके सामने है 3 5 6। फार्मूलाज यही रहेंगे, सेम रहेंगे। ये जो आपके पास है ये वाला y ऑन x का तो सेम वही फार्मूलाज रहेंगे जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हुए, और जो x ऑन y है वो भी सेम वही फार्मूलाज है, जस्ट x और y की वैल्यू प्लेसेस आप लोगों ने चेंज करनी है उसमें, यानी कि जहाँ पे x होगा उधर y लिखना है, जहाँ y होगा उधर x लिखना है। ठीक है, और उसके लिए भी आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ये आपके पास ये फार्मूला गिवन है फॉर x ऑन y, तो x ऑन y के लिए आप लोगों ने ये इस तरह का ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, बीटा बीटा नॉट में पहले वहां पे था y बार माइनस बीटा वन एक्स बार, अब ये चूंकि x ऑन y है तो ये x और y की प्लेसेस चेंज हो गई। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंपल वही सेम चीजें हैं, सेम फार्मूलाज हैं। क्लियर हो गया?